हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 50 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या है। क्वेश्चन है आपका कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों जो है किसके प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। ओके, यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए हैं, ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है। ऊर्जा जो होता है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा किए हैं। तो यह भी जान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो होता है आपका 1/2 mv² होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में जो है मल्टीपल टाइम्स इसे क्वेश्चन देखा गया है। और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, mgh होता है। तो इनको जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और ऊर्जा जो होता है यह एक अदिश राशि होती है। किस तरह की राशि होती है, अदिश राशि होती है। जब ऊर्जा ही अदिश राशि होगी तो स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, यह भी किस तरह की राशि होगी, अदिश राशि ही होगी। और ऊर्जा की सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग गतिज ऊर्जा की चर्चा की थी, किसकी, गतिज ऊर्जा का। तो 1/2 mv² जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है उसमें m जो होता है क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और आपका v जो होता है वह क्या होता है, वेग होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि उदासीन विलयन का pH मान खाली जगह होता है। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और जो 7 से कम होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग pH मान की बात किए हैं तो यह जान लेते हैं कि pH मान जो दिया था वह किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि मुरुगप्पा, कौन सा, मुरुगप्पा गोल्ड कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हॉकी से। किससे, हॉकी से। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है, हॉकी ही है। भारत पाकिस्तान का जो इन दोनों देशों का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है, हॉकी ही है। क्लियर। और यदि हम लोग यह बात करें कि हॉकी का जो पहला संगठित क्लब जो स्थापित किया गया था वह कब किया गया था, तो 1861 ईस्वी में जो है ब्लैक हीथ में जो है क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और ब्लैक हीथ कहाँ पे पड़ता है आपका, तो ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब जो है वह इंग्लैंड में पड़ता है आपका। ओके, और हॉकी की सर्वोच्च संस्था की बात करें तो हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था होता है वह होता है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी होता है, जिसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। और यदि हम लोग यह बात करें कि हॉकी का जो पहला विश्व कप हुआ था वह कब हुआ था, तो वह जो है 1971 को बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। तो क्लियर। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है 60 मिनट की होती है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि समूह में असंगत शब्द का पता लगाइए, जैसे डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इन चारों में से जो है कौन एक भिन्न है, तो यह हमको इस ऑप्शन को देखते हुए हमको यह पता लगाना है कि इन चारों में से कौन जो है भिन्न है। तो देखिए, इम आपका प्राकृतिक गैस, बी में आपका पेट्रोलियम, सी में आपका डीजल, और आपके ऑप्शन नंबर डी में है बायोगैस। तो देखिए, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, इसके बाद डीजल हो गया। ये सभी जो है एक तरह से समान है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बायोगैस वह जो है इससे भिन्न है। क्लियर।
और ये किस तरह से समान है, जैसे कि आपका प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल, ये सभी जो है धरती के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि आपका जो बायोगैस होता है वह कचरा, गोबर आदि से बनता है। तो इस तरह से जो है एक दूसरे से ये क्या है, भिन्न है। तो चलते फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ओके, और यह हम लोग यहाँ पे बात किया भारत की। भारत में जो है सबसे अधिक यदि बात करें कि सबसे अधिक जो है गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है, आपका कोलार में पाया जाता है। और यदि हम लोग यह बात करें कि सबसे यदि पूरे दुनिया में जो सबसे अधिक अच्छा गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है, तो वो जो अफ्रीका के रैंड में पाया जाता है। कहाँ पर, अफ्रीका के रैंड में पाया जाता है, और रैंड में ही जो है विश्व का सबसे बड़ा सोना का कारखाना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, हैदराबाद में। ओके, और आइए हम लोग यहाँ पे स्टेडियम की बात की कि राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड या स्टेडियम कहाँ पे है, तो वह कहाँ पे हो गया आपका, हैदराबाद में। आइए और कुछ भी स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा स्टेडियम जो है कौन सा शहर में है। तो जैसे कि आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है आपका कहाँ पे है, कानपुर में है। ब्रेव ब्राउन स्टेडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, ब्रेव ब्राउन स्टेडियम, यह जो है कहाँ पे आपका है, मुंबई में है। ओके, और चेपक स्टेडियम जो है आपका चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में। और आपका और इस तरह से बहुत सारे स्टेडियम है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 से 4 स्टेडियम को डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका अस्थितिज ऊर्जा। किस तरह से, अस्थितिज ऊर्जा। क्लियर। आइए हम लोग और कुछ भी जान लेते हैं कि सिर्फ किसी खींचे हुए रबर बैंड में ही अस्थितिज ऊर्जा पाई जाती है कि और सब किसी भी तरह की जो क्रियाएं होती है उसमें भी पाई जाती है। तो और तरह की क्रियाओं में भी पाई जाती है, जैसे कि आपका बांध बना करके इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सभी जो है किस तरह की ऊर्जा है आपका, ये सभी जो आपका अस्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कि बांध बना करके पानी इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद ऊपर से नीचे पानी गिराया जाता है, तो ये यहाँ पर जो ऊर्जा होती है तो किस तरह की ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर जो अस्थितिज ऊर्जा होती है। और घड़ी के चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है यह भी किस तरह की ऊर्जा होती है, तो अस्थितिज ऊर्जा होती है। और अस्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ पे mgh का क्या मतलब है, तो आइए यह भी जान लेते हैं इसका मीन क्या है। तो m का हो गया यहाँ पे आपका द्रव्यमान, g से हो गया आपका गुरुत्व जनित त्वरण, s से हो गया आपका ऊंचाई हो गया। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली जगह के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम, बी में आपका परमाणु द्रव्यमान से घटते क्रम, सी में आपका है परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम, और आपके ऑप्शन नंबर डी में है परमाणु संख्या में घटते क्रम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है या व्यवस्थित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम। ओके, और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहें तो किसको कहा जाता है, तो हेनरी मोसले को कहा जाता है। और इसने जो तैयार किया था आधुनिक आवर्त सारणी वह 1913 ईस्वी में तैयार किया था। और हेनरी मोसले जो है ब्रिटेन के रसायन शास्त्री हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में खाली जगह शुरू की गई थी। तो क्या शुरू की गई थी? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार ऑप्शन है। तो एम आपका है रैयत बाड़ी प्रथा, बी में आपका है इजारेदारी प्रथा, सी में आपका महलवाड़ी बंदोबस्त और आपके ऑप्शन नंबर डी में है स्थायी बंदोबस्त। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अस्थायी बंदोबस्त। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग अस्थायी बंदोबस्त की चर्चा किए हैं, तो हमारे देश में जो है अस्थायी बंदोबस्त जो लाया था या लागू किया था तो किसने किया था, तो यह जान लेते हैं। देखिए अस्थायी बंदोबस्त का जनक की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त जो हमारे देश में लाया था तो वह सर जॉन शोर लाया था, और इसीलिए जो है अस्थायी बंदोबस्त का जो जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सर जॉन शोर को जो है अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। लेकिन यदि हम लोग यह बात करें कि हमारे देश में जो है लागू किया गया था जो अस्थायी बंदोबस्त, तो किसने लागू किया था? देखिए जनक कोई और है, लेकिन हमारे देश में जो लागू किया अस्थायी बंदोबस्त को वह कोई दूसरे किया था। तो लागू जो किया था वो कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 22 मार्च 1793 ईस्वी को जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक होता है इसी से रिलेटेड सूर्यास्त प्रणाली, कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सूर्यास्त प्रणाली। सूर्यास्त प्रणाली का जो संबंध होता है वह अस्थायी बंदोबस्त से ही होता है। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है महलवाड़ी बंदोबस्त। तो महलवाड़ी प्रणाली या बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो होल्ट मैकेंजी। किसको? होल्ट मैकेंजी को जो है कहा जाता है। और अंग्रेजों के जमाने में जो था भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर रैयत बाड़ी प्रणाली लागू किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है रैयत बाड़ी प्रथा। तो अंग्रेजों के ज़माने में सबसे अधिक जो खेती होती थी तो किस तरह की प्रथा थी? तो रैयत बाड़ी प्रथा थी। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मुंबई। देखिए यहाँ पे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पे है? तो वह मुंबई में है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और यहाँ पे हम लोग सेबी की चर्चा किए हैं, तो आइए सेबी के बारे में और कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। सेबी जो है यह शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है। किसका? शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है। और सेबी जो है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। देखिए हम लोग यह क्यों जानते हैं कि सेबी किस तरह की संस्था है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आया हुआ है और आगे भी आएगा कि सेबी जो है किस तरह की संस्था है। सेबी के बारे में कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद जैसे कि योजना आयोग है, नीति आयोग है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे यह जानना आवश्यक हो जाता है कि सेबी जो है किस तरह की संस्था है। तो सेबी जो आपका है गैर संवैधानिक संस्था है। ओके। और सेबी की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी सेबी की स्थापना। लेकिन जो है इसको जो वैधानिक दर्जा जो दिया गया था सेबी को, कब दिया गया था? तो 30 जनवरी 1992 को जो है सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था, ताकि जो है संवैधानिक नहीं वैधानिक दर्जा दिया गया था, ताकि जो है सेबी जो है अपना कार्य को अच्छे तरीके से कर सके। ओके। और सेबी संशोधन एक्ट द्वारा जो है सेबी को शेयर बाजार को मान्यता देने का भी अधिकार दिया गया। और सेबी की जो स्थापना की गई थी वह किस समिति की संस्तुति पर, किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? तो किसकी? दामोदर समिति की। ओके। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है, क्या है देखते हैं आपका कि क्वेश्चन है आपका कि कौन सी फसल ब्रिटिश बागानों पर उगाई जाने वाली पहली फसल थी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नील के बागानों का।
क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है, क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनी गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सिरोको। क्या हो जाएगा? सिरोको। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि निम्न में से कौन सा जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो वह कौन सा खेल जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो सुमो, जिसको हम लोग जूडो के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सुमो। आइए यहाँ पे हम लोग किसकी चर्चा की है कि कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आइए क्विकली जो और सब के बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन सा देश का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेलों को। जैसे कि आपका यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी किताबों में जो है यह भी नहीं दिया हुआ रहता है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, जबकि और सब देश का दिया हुआ रहता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का। और रग्बी फुटबॉल जो आपका स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल हो गया आपका तीरंदाजी। और टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है, जबकि बैडमिंटन जो है आपका इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ओके, तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा देश का है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि 1 मोल बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी 6.022 इंटू 10 पर 23 पावर। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्या क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे किस नारे के साथ शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करो या मरो। देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो करो या मरो का नारा दे करके किए थे। क्लियर। और यह जो आंदोलन की घोषणा हुई थी कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी। लेकिन एक ही दिन बाद जो है महात्मा गांधी और जो भी महात्मा जी के सहयोगी नेता थे उनको क्या कर लिए गए थे? गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इसी कारण से जो है यह जो आंदोलन था बल्कि कुछ नेताओं के लिए नहीं था बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए था, क्योंकि जितने भी विद्वान नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो इसी कारण से जो है जन आंदोलन में क्या किया, जनताओं में क्या हो गया था? आक्रोश हो गया था। और इसमें सभी तरह के जो है व्यक्ति इसमें भाग लिए थे, चाहे किसान हो, क्या कहते हैं महाजन हो, या कोई पेशे से कोई जॉब वाले हो, जैसे सरकारी कार्य में कोई जॉब करता हो तो उसे तो सरकारी कार्यालय में जो भी जॉब करते थे वो तो छोड़ ही दिए थे। तो इस तरह से बात करें तो देश के सभी देशवासियों ने क्या किए थे? भाग लिए थे इस आंदोलन में। ओके, तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि पहला दादे साहेब, कौन सा? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा देविना रानी रोरिक। कौन सा? देविका रानी रोरिक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं है। तो वह कौन सी कोशिकाएं हैं आपका? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिकाएं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि हम लोग यह बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वह जो है यकृत होती है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यदि हम लोग यह बात करें मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वह अग्नाशय होता है, जिसको हम लोग पैंक्रियाज के नाम से भी जानते हैं।
तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मेलेनिन। कौन सा? मेलेनिन। देखिए, जिस व्यक्ति के त्वचा में जो है मेलेनिन की कमी होती है तो वह व्यक्ति क्या होता है? गोरा होता है। और जिस व्यक्ति में मेलेनिन तत्व जो है अधिक होता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? श्यामला, या जिस तरह से ज़्यादा होते जाता है वह श्यामला हो जाता है, नहीं तो थोड़ा काला पड़ जाता है। लेकिन इससे यह फायदा है कि जैसे कि सूर्य से जो पराबैंगनी प्रकाश आती है तो कभी कभी मान लीजिए यदि सूर्य का जैसे ओजोन परत लेयर तो है, वह तो उसको रोकता है पराबैंगनी प्रकाश को। तो कभी कभी मान लीजिए यदि धरती पर आती है तो जिस व्यक्ति के त्वचा में जो है मेलेनिन की मात्रा अधिक होगी तो उसको जो इफेक्ट करेगा वह कम मात्रा में इफेक्ट करेगा। जबकि गोरे व्यक्तियों को, यदि दूसरे शब्दों में हम लोग यह बात करें कि जिस व्यक्ति के त्वचा में जो है मेलेनिन की मात्रा कम होगी तो उस व्यक्ति में जो है पराबैंगनी प्रकाश जो है ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो इनको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद उसको जो हम लोग कूट में के आधार पर इसको क्या करना है? मिलाना है। तो आपका ए में है गोवा, उसके बाद 2 में आपका है नागालैंड, उसके बाद 3 में आपका है सिक्किम, उसके बाद 4 में आपका है मिजोरम। तो चलिए कूट को मिलाते हैं। तो यह जो है कौन सा कोड आपका हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ए 3, 4, 1 और 2। देखिए, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे आपका है? सिक्किम में। तो भारत का जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के दृष्टिकोण पर जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आपका सिक्किम हो गया। जबकि क्षेत्रफल के आधार से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। तो सबसे छोटा हो गया आपका सिक्किम, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद आपका है गोवा, उसके बाद है आपका नागालैंड। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कूट के आधार पर। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए आपका गोवा, बी आपका सिक्किम, सी आपका बिहार, डी आपका है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है सबसे कम है। ओके, तो यहाँ पे सबसे कम तो है लेकिन कितना परसेंट है? तो कितना है आपका 61.8% है। यह तो हो गया पूरे कि 61.8% है। लेकिन हम लोग यह बात करें कि पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार में कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपका जो पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा 71 पॉइंट समथिंग है, जबकि महिलाएं साक्षरता दर जो है कितना है आपका 51.5% है बिहार में। ओके, तो ये हो गया आपका बिहार के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिहार की चर्चा की है। यदि हम लोग देश की बात करें कि 2011 की जनगणना के आधार पर देश की जो कुल जनसंख्या नहीं, साक्षरता दर है वो कितनी है? 74.04% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14% और महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि साक्षरता से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को तो मिलता ही मिलता है। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो चलिए ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। एम आपका राजस्थान, बी आपका उत्तर प्रदेश, सी आपका मध्य प्रदेश और आपके ऑप्शन नंबर डी में है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और यदि हम लोग के बिहार की बात करें तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह कौन सा है? गोरैया। और यहाँ का बिहार का राजकीय पशु हो गया आपका बैल। उसके बिहार का राजकीय पुष्प हो गया आपका कौन सा? गेंदा। गेंदा हो गया। तो क्लियर। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका न्यूयॉर्क, बी में आपका वाशिंगटन डीसी, और आपके ऑप्शन नंबर सी में लंदन, उसके ऑप्शन नंबर डी में आपका स्टॉकहोम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी को जो हम लोग शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जानते हैं, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है किसका कैपिटल है, तो यह जो यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। इसके साथ ही साथ जो वाशिंगटन डीसी जो आपका है विश्व बैंक और IMF का भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। तो इनको भी जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर ए में है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क को जो किस उपनाम से जानते हैं, तो गगनचुंबी इमारतों का नगर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, न्यूयॉर्क को जानते हैं। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है स्टॉकहोम। क्या है, स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वेनिस ऑफ द लैंड, वेनिस ऑफ द लैंड के नाम से हम लोग जो है किसको जानते हैं, स्टॉकहोम को जानते हैं। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की लेखक कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि बहुत ही बार यह जो है एग्जाम में आ चुका है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक वो कौन सा है, APJ अब्दुल कलाम है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है अरुंधति राय। कौन है, अरुंधति राय। तो अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी थी। कौन सा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और आपके ऑप्शन नंबर आपके ए में है विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ जो है गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कि पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत सारे बुक लिखे हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अलावा कौन कौन से बुक लिखे हैं इंपॉर्टेंट, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि आपका चित्रकांदा, गीतांजलि, विसर्जन गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, ये सभी पुस्तकें जो है किसने लिखे हैं, RN टैगोर ने लिखी हैं। तो इन सारे को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है, ओमान सोनार बांग्ला। तो इस गीत के जो रचयिता है कौन है, RN टैगोर जी ही है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि भीम बांध अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में सिचुएटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। कहाँ पे, मुंगेर जिला में अवस्थित है। और यदि हम लोग यह बात करें कि भीम बांध अभ्यारण्य जो मुंगेर जिला में है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1976 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। आइए हम लोग और कुछ भी जान लेते हैं। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है जमुई। तो जमुई में जो है कौन सा पक्षी विहार है, तो नकटी पक्षी विहार जो है आपका कहाँ पे है, जमुई में है। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है बेगूसराय। तो बेगूसराय में जो है कांवर पक्षी विहार है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कांवर से जो रिलेटेड बहुत भी बार जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। और इसका खासियत क्या है, आइए आगे भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए कांवर पक्षी विहार में जो है, जो कि बेगूसराय में है, यहाँ पर जो है साल में एक बार लगभग रखिए ठंडा के मौसम में जो है दिसंबर जनवरी के आसपास जो है मंगोलिया एवं रूस से जो है यहाँ पे प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं। 2 से 3 महीने यहाँ पे ठहरते हैं। उसके बाद जनवरी लास्ट या फरवरी होते होते वो वापस जो है अपना देश मंगोलिया एवं रूस को लौट जाते हैं। तो इसी खासियत के चलते जो है यहाँ से जो है एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चन देखे भी गए हैं, और आने वाले एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ओके। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कि वाल्मीकि, कौन सा, वाल्मीकि
टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में सिचुएटेड है? तो ये कौन सा जिला में है? तो ये जो पश्चिमी चंपारण में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए पश्चिम चंपारण या पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिम चंपारण जो यहाँ से क्वेश्चन और एक भी बनता है कि पश्चिम चंपारण या बिहार का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? किशनगंज। किशनगंज जो है, किशनगंज में सबसे अधिक बारिश जो होती है बिहार में, तो वो किशनगंज जिला में ही होता है। और यहाँ पे और एक पॉइंट आपका बनता है कि किशनगंज जो है ये बिहार का जो है सबसे पूर्वी हिस्सा है। कौन सा सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है बिहार का? तो किशनगंज जिला ही है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है पूर्णिया। तो बिहार में जो सबसे अधिक जूट जो होता है वह पूर्णिया जिला में ही होता है। तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, चलते बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है, क्या है कि जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। संस्कृत भाषा में जो है कल्पसूत्र लिखी गई है। यहाँ पे हम लोग कल्पसूत्र की चर्चा की है, किसकी? कल्पसूत्र की। तो इसके जो रचयिता है या किसने लिखे थे? तो किसने लिखे थे? भद्रबाहु ने। और यह जो है भद्रबाहु जो ये कल्पसूत्र लिखे थे, तो भद्रबाहु की यह खुद जीवनी थी। कल्पसूत्र जो थी भद्रबाहु की क्या थी? जीवनी थी। सॉरी, भद्रबाहु की जीवनी नहीं, जैन तीर्थकारों की जीवनी थी, जिसको कि भद्रबाहु ने क्या किए थे? रचित किए थे या उसका रचना किए थे। क्लियर? फिर मैं दोबारा आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए कल्पसूत्र क्या थे? तो जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक थी और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और कल्पसूत्र को किसने लिखे थे? तो भद्रबाहु ने लिखे थे। तो और कल्पसूत्र में क्या थे? तो जैन तीर्थकारों की जीवनी से संबंधित जो यहाँ पे जानकारियां क्या थी उसमें सम्मिलित थी। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और यहाँ पे लोग जैन धर्म की चर्चा की है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव वही जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। और महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए थे। और महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में पड़ता था, वहीं पे हुआ। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था, तो वह जो है कितनावां अधिवेशन था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है आपको 28वां भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 27वां भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑप्शन सी बताई हूँ। ओके, थोड़ा हमको इसमें कंफ्यूजन है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में कि बिहार का सबसे गर्म स्थान है, तो कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गया। देखिए बिहार का सबसे गर्म स्थान की बात की तो गया है। यदि हम लोग यह क्वेश्चन यहाँ पे एराइज करें कि बिहार का जो सबसे ठंडा जगह है वह कौन सा है या कौन सा जिला है, तो वह हो जाएगा आपका गया ही हो जाएगा। वैसे यदि आप लोग बिहार के बारे में या बिहार के परिचय को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसका स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। वैसे मैं जब बिहार के ज्योग्राफी सेक्शन का जो है लगभग मैं 14 से 15 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ, जिसमें कि लगभग ज्योग्राफी सेक्शन, बिहार का ज्योग्राफी सेक्शन जो है पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करवा दी हूँ। यदि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार के ज्योग्राफी को क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो है उन 14-15 वीडियो को जरूर देखें और ये जो है सारे जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, क्या है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और यह जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 31 में है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 90% पर। 90% पर जो है बिहार में जो है लगभग जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लियर भी किए और समझे भी। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में सेट हो गए हैं। यदि आप लोगों को लगे कि सेट हो गए हैं और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।